नमस्कार बच्चों। बच्चों आप पढ़ चुके हैं शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य रचना शब्दों के द्वारा ही संभव है। ठीक है, पढ़ा था आपने। शब्द तथा शब्द रूप क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र शब्दों को सामान्य तथा उसके मूल रूप में रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे लड़का, डंडा, कुत्ता, मार, ये चारों शब्द हैं। यदि इन्हें इसी रूप में लिखकर बोलते हैं तो लड़का, डंडा, कुत्ता, मार, ये बनेगा वाक्य। लेकिन ये सार्थक वाक्य नहीं है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को व्याकरणिक नियमों से बोलना पड़ेगा। व्याकरण के नियमों के अनुरूप उन्हें उपयुक्त रूपों में प्रयुक्त करना होगा। जैसे लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा। ठीक है, तो सार्थक वाक्य बनाने के लिए लड़का को लड़के ने, और डंडा को डंडे से, कुत्ता को कुत्ते को, और मार को मारा के रूप में बदलना आवश्यक है। ठीक है, तो आगे लड़के, डंडे, कुत्ते और मारा, ये चारों नए शब्द नहीं है, अपितु लड़का, डंडा, कुत्ता, मार शब्दों के ही शब्द रूप हैं। शब्दों के इन रूपों को जिन्हें सार्थक वाक्य बनाने के लिए वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है शब्द रूप कहलाते हैं। शब्द रूप को पद भी कहा जाता है। अब जो भी शब्द होता है जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद। अब ध्यान रखिए, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो वाले शब्द वैसे के वैसे नहीं हम बोल सकते, क्योंकि वाक्य सार्थक नहीं बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शब्द का रूप परिवर्तित करना पड़ेगा। तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द शब्द नहीं रहता, बल्कि वह पद बन जाता है, फिर चाहे उसका रूप बदले या ना बदले। तो पद क्या है? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो व्याकरणिक नियमों से वो बन जाता है। प्रत्येक भाषा में शब्द रूप बनाने की प्रक्रिया होती है। हर भाषा में होती है, हिंदी नहीं है, हर भाषा में शब्द रूप बनाने की प्रक्रिया होती है। भाषा में एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास क्रिया के द्वारा। ध्यान रखना, हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी है? उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास क्रिया के द्वारा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं शब्द निर्माण में पहला उपसर्ग। देखिए, ये पहले आप ये देख लीजिए तालिका। जैसे मान है, ठीक है ना, तो इसमें बना है अभिमान, सम्मान, अपमान, विमान। यानी मान शब्द के आगे अभी लगा दिया तो अभिमान बन गया, सम लगा दिया तो सम्मान बन गया, अप लगा दिया तो अपमान बन गया, वी लगा दिया तो विमान बन गया। और इसका मूल शब्द क्या है? मान। और देखिए, मूल शब्द एक था मान, लेकिन इसमें अलग अलग शब्दांश जोड़ने से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ है, जिनके अर्थ अलग अलग है। शब्द के पहले जुड़े इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। किनका? शब्दांशों का। ये केवल मूल शब्दों से पहले लगते हैं। इनसे नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा। और इसमें भी देखिए, जैसे आ का अर्थ होता है तक या समेत। किसी भी मूल शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका मतलब या समेत। जैसे मूल शब्द है जीवन, तो आ लग गया तो क्या बन गया? आजीवन। क्रमण है तो आ लग गया तो आक्रमण। ऐसे ही प्र है उपसर्ग, तो प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। तो हार के आगे, हार मूल शब्द है, उसके आगे प्र लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। चार है, उसके आगे प्र लगा दिया तो प्रचार। ऐसे ही दूषण होता है, उसके आगे प्र लगा दिया तो प्रदूषण। तो इसी तरह अगला है प्रति। प्रति मतलब सामने। प्रति प्लस एक क्या बन गया? प्रत्येक। प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि। और ऐसे ही स्व, स्व मतलब अपना। स्व प्लस देश, स्वदेश।
स्व प्लस अभिमान स्वाभिमान। ठीक है, तो वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। आ का मतलब कोई भी मूल शब्द के आगे अ लग जाए तो वो उसका विलोम हो जाता है, अपोजिट हो जाता है और इसका मतलब नहीं होता है या अभाव होता है। जैसे घर आ लग गया तो क्या बन गया? अजगर। मर आ लग गया तो अमर। धर्म आ लग गया तो अधर्म। नाथ आ लग गया तो अनाथ। और ज्ञान इसके आगे अ लग गया तो अज्ञान। अब दूसरा देखिए अति। अति मतलब अधिक। अति प्लस आचार अत्याचार। अति प्लस अंत अत्यंत। अति प्लस रिक्त अतिरिक्त। ऐसे ही अनु। अनु का मतलब होता है समान या पीछे। अनु प्लस राग अनुराग। अनु प्लस करण अनुकरण। अनु प्लस ज अनुज। ऐसे अधिक ऊपर, अभी सामने। तो ये सारे मूल शब्दों के आगे लगाएंगे तो ये कौन से हैं उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग है। ऐसे अव का मतलब होता है बुरा या नीचे। तो कोई भी मूल शब्द के आगे अव लगाएंगे तो अव प्लस गुण अवगुण। अव प्लस तार अवतार। अव प्लस नति अवनति। आगे देखिए ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। आ भी संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे तक या सहित। आजीवन, आदान, आचरण, आगमन। ऐसे उत मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ। उत प्लस साह उत्साह, उदाहरण, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न। ऐसे उप का मतलब छोटा या समीप। उपवन, उपकार, उपदेश, उपयोग। ऐसे दुर का मतलब होता है बुरा, दुर्जन, दुर्बल, दुराचार, दुर्घटना। दुस मतलब कठिन, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य। ऐसे नि मतलब नीचे या भीतर। निवास, नियम, निबंध, निकृष्ट और निदान। ऐसे ही आगे देखिए निर मतलब रहित, निर्जन, निर्मल, निर्गुण, निर्भय। ऐसे परा मतलब विपरीत या नाश, पराजय, पराधीन, पराक्रम, परामर्श। ऐसे परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा, परिपूर्ण, परीक्षा, परिवार। प्र मतलब अधिक या आगे, प्रयत्न, प्रयोग, प्रगति, प्रबल। वि मतलब अलग या विशिष्ट, विशेष, विज्ञान, विदेश, विजय। पूर्णता या साथ इसका अर्थ होता है। संभव, सम्मान, संपूर्ण, संतोष। ऐसे ही सु मतलब अच्छा, तो सुपुत्र, सुशील, सुलभ, सुपात्र, सुबोध। ऐसे स्व मतलब अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वाभिमान, स्वराज्य। अब बताइए स्वाभिमान में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए क्या है? स्व स्व तो उपसर्ग है और अभिमान इसका मूल शब्द है। ऐसे निबंध में कौन सा उपसर्ग है? नि। ओके, अब अगला पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग। पहले हमने पढ़े संस्कृत के उपसर्ग, अब है हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए पहला अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। अनपढ़, अनमोल, अनजान। कु दूसरा है कु मतलब बुरा। किसी भी मूल शब्द के आगे कु लग जाए तो उसका मतलब होता है बुरा। जैसे कर्म के आगे कु लगा दिया तो क्या बन गया? कुकर्म। पुत्र के आगे कु लगा दिया तो कुपुत्र। ऐसे कुमति, कुरूप। चौ मतलब चार। किसी भी मूल शब्द के आगे चौ लगा दिया तो क्या बनेगा? जैसे राह है, राह के आगे चौ लगा दिया तो चौराहा। मास के आगे चौ लगा दिया तो चौमासा। ऐसे ही चौपाई, चौपाया। दु किसी भी मूल हिंदी उपसर्ग है दु, किसी भी मूल शब्द के आगे दु लग जाए उसका मतलब होता है बुरा या हीन।
जैसे दुबला, दुगना, दुसह। अब अगला है भर। भर मतलब पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। ठीक है। अब आगे देखिए संस्कृत के सॉरी उर्दू के उपसर्ग। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग देखिए कौन कौन से है। कम, कम मतलब थोड़ा, ये तो आपको पता ही है। कम, कम थोड़ा, जैसे कमजोर, कमसिन, कमअकल, कम वक्त। ऐसे खुश, खुश मतलब श्रेष्ठ, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशकिस्मत। गैर, गैर मतलब निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ला, ला मतलब बिना, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस। ना, ना मतलब कमी, ना समझ, नालायक, यानी लायक मूल शब्द है और ना लगा दिया, नालायक, नामुमकिन, नाराज। ऐसे बद, बद मतलब बुरा, नाम मूल शब्द है, इसके आगे बद लगा दिया तो क्या बन गया, बदनाम, बदसूरत, बदमाश, बदबू। ऐसे बे, बे मतलब बिना, बेईमान, बेवकूफ, बेचारा, बेइज्जत। ऐसे हम का मतलब साथ, हम सफर, हम उम्र, हम राही, हम जोली। तो बा, बा मतलब से या के साथ। ब नाम, बखूबी, बदौलत। और बा का मतलब भी के साथ होता है, जैसे बाकायदा, बादब। ऐसे ही सर, सर का मतलब होता है मुख्य, सरपंच, सरकार, सरदार, सरताज। और हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर साल, हर दिल, हर एक, हर तरफ। तो ये किसके अव्यय है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले। जैसे अधः प्लस अधः, सॉरी अधः उपसर्ग है, अधः का मतलब होता है नीचे। तो अधो पतन, पतन के आगे अधः लगा दिया तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, अधोपतन, अधोमुख, अधोगति। ऐसे ही अंत है, अंत है मतलब भीतरी, अंतकरण, अंतपुर। अंतर मतलब भीतरी, अंतर्मन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा। अलम पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। ऐसे अवि प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार। बहि बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। पुनः मतलब फिर, पुनर्जन्म, पुनर्वास, पुनरागमन। पुरा मतलब प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराजीव। तिरस, तिरस मतलब बुरा, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोहित। ऐसे चिर, चिर मतलब देर, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थाई यानी लंबा। जैसे चिरायु मतलब लंबी आयु, चिरकाल लंबे समय तक। अगला है स्व, स्व मतलब अपना, स्वदेश, स्वधर्म, स्वाभिमान। सत अच्छा, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। सत प्लस पुरुष, सतपुरुष। सत प्लस आचार, सदाचार। ठीक है। तो इसके बाद अगला है सह, सह मतलब साथ, सहयोग, सहोदर, सहपाठी। ठीक है। तो ये किसके थे, संस्कृत के अव्यय। और इसके अलावा अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं, जैसे कि जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द, मूल शब्द जो है वो संस्कृत का है यानी तत्सम है, तो उसके साथ उपसर्ग भी तत्सम ही लगेगा, यानी संस्कृत का उपसर्ग ही लगेगा। और अगर शब्द हिंदी का है तो उसका उपसर्ग का प्रयोग भी उसमें हिंदी का ही होगा, यानी तद्भव का ही होगा। और अगर शब्द उर्दू का है तो उसके साथ उपसर्ग भी उर्दू का ही लगेगा। जैसे पूत है, पूत हिंदी शब्द है तो उसके साथ हम हिंदी का उपसर्ग लगाएंगे सा, सपूत, क, कपूत। और पुत्र जो है वो संस्कृत शब्द है तो उसके आगे हम संस्कृत का ही उपसर्ग लगाएंगे, जैसे सु, पुत्र, तो सुपुत्र हो जाएगा। ऐसे ही उर्दू का है, बू शब्द जो है वो उर्दू शब्द है और उसके साथ उर्दू का ही उपसर्ग लगाएंगे बद, तो दोनों मिलाकर के क्या बनेगा, बदबू। और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, गंध होता है ना। तो अगर इसका तत्सम शब्द गंध दिया हुआ है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सु लगाएंगे, सुगंध। ओके, समझ में आई है सभी। ठीक है। अच्छा एक बात और भी है कि जरूरी नहीं है मूल शब्द के आगे एक ही उपसर्ग लगे।
कई बार दो उपसर्गों का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे निराकरण हो गया, निय प्लस आ प्लस करण, पर्यावरण शब्द है, परि आ और वरण, तो इसमें दो उपसर्ग है, परि और आ, वरण के आगे दो उपसर्ग लगे हैं। ऐसे ही प्रति उपकार है, प्रति प्लस उप प्लस कार, कार के आगे दो उपसर्ग लगे हुए हैं, प्रति और उप। ठीक है, तो कई बार एक ही मूल शब्द के आगे दो उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आया ये समझ में? उपसर्ग कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 होते हैं और लास्ट में जो है वो संस्कृत के अव्यय है, तो 3 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। ठीक है ना? तो उपसर्गों के ये बात भी ध्यान रखना जो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी, कि जैसा शब्द हो उसके साथ वही उपसर्ग लगता है। तत्सम है तो तत्सम के साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा, शब्द तद्भव है तो उसके साथ तद्भव उपसर्ग लगेगा, शब्द उर्दू का है तो उसके साथ उपसर्ग भी उर्दू का लगेगा। ठीक है, तो शब्द निर्माण में हमने पहला पढ़ा आज उपसर्ग। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।